बाइटडांस एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा है, ऐसी कंपनी जिसमें फेसबुक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये एक ऐसी चाइनीज़ कंपनी है जिसका नेम आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि आपने सिर्फ बाइटडांस की एक ऐप का नाम सुना होगा और शायद वो यूज़ भी करते हो, जिसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक एक ऐसी ऐप जिसे सिर्फ 4 सालों में 4 अरब से भी ज़्यादा डाउनलोड किया गया। एक ऐसी ऐप जिसे एक टाइम पे सब क्रिंज और टाइम वेस्टिंग कह रहे थे, आज दुनिया में रूल कर रही है। 10 साल से भी कम अरसे में बाइटडांस एक 4 बेडरूम के अपार्टमेंट से ग्लोबल एम्पायर में शिफ्ट हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की वजह से, जिसने ना तो सिर्फ सोशल मीडिया को बदल के रख दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, बिजनेस और बहुत बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसका आंसर इंस्पायरिंग और फैसिनेटिंग है। यही वजह है कि अमेरिकन टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, अमेज़न एंड फेसबुक बाइटडांस से बहुत डरे हुए हैं। बाइटडांस चाइना की ऐप फैक्ट्री है। टिकटॉक इनकी अब तक की सबसे सक्सेसफुल ऐप है, जबकि इससे पहले ये बहुत सी ऐप्स बना चुके हैं। जब 2012 में कंपनी का आगाज हुआ तो कंपनी 12 डिफरेंट ऐप स्टार्ट की, जिनमें से कोई भी ऐप कोई खास सक्सेसफुल ना हो सकी, और कंपनी कुछ खास लोगों को हायर भी ना कर पा रही थी क्योंकि ब्रांड रिपोर्टेशन ही अच्छी नहीं थी। लेकिन कंपनी के फाउंडर ज़ैंग यीमिंग का विजन बहुत बड़ा था। वो हमेशा से अमेरिकन जायंट से बहुत इंस्पायर थे और एक दिन ऐसी ही कंपनी बिल्ड करना चाहते थे। ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा गोल था क्योंकि चाइना में सेपरेट इंटरनेट वर्क करता था। बहुत सी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक चाइना में बैन थी। इसीलिए बहुत सी इंटरनेट कंपनीज जो कि चाइना में स्टार्ट होती थी, वो बहुत ज़्यादा चाइना से बाहर काम नहीं कर पाती थी। खैर, ज़ैंग को क्या पता था कि ये विजन वो एक दिन पूरा कर लेगा। एक दिन ज़ैंग ने लोकल ट्रेन में बैठे हुए नोट किया कि अब बहुत कम बंदे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि फ़ोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। जिससे उसके माइंड में एक बात तो क्लियर थी कि अब सब कुछ फ़ोन में आने वाला है, लोग ये इन्फॉर्मेशन फ़ोन से ही लेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़ैंग ने सोचा कि एआई, बिग डाटा और मशीन लर्निंग की हेल्प से हर बंदे को पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन देना कैसा होगा, और उन्हें वही कॉन्टैक्ट दिखाया जाए जिसमें यूज़र इंटरेस्टेड हो। बाइटडांस ने एक ऐप बनाई जिसका नाम था ट्वाओटियाओ, जिसका इंग्लिश में मीनिंग था हेडलाइंस। ये एक न्यूज़ ऐप थी जिसका रिकमेंडेशन का सिस्टम बहुत पावरफुल था। ये एआई को यूज़ करते हुए ऐसा न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जो यूज़र के इंटरेस्ट को समझे, और ऐसा ही हुआ। ये ऐप बहुत सक्सेसफुल हुई क्योंकि सिर्फ एक टैप, स्वाइप, लाइक की मदद से बाइटडांस के एल्गोरिथम यूज़र्स के इंटरेस्ट को समझता और उससे रिलेटेड ही स्टोरी शेयर करता है। इस तरह यूज़र के सामने रैंडम आर्टिकल्स की बजाय वो आर्टिकल्स आते जो कस्टमर पसंद करता। जितना ज़्यादा यूज़र इस ऐप को यूज़ करता रहता, उतना ही एक्यूरेट सजेशन आना शुरू हो जाती। ये ऐप इतनी सक्सेसफुल हुई कि बहुत सी कंपनीज ने इस ऐप की कॉपी भी बनाई। ज़ैंग जानता था कि उन्हें इनोवेट करते रहना है, वरना कोई ऐसी कंपनी जिनका बजट इनसे ज़्यादा है बेहतर ऐप बना लेगा। इसी चीज़ को देखते हुए बाइटडांस ने 2016 में एक ऐप बनाई जिसका नाम है डुओइंग, जो कि टिकटॉक का चाइनीज़ वर्जन है। सेम लोगो, सेम ऐप, सेम फीचर्स, बस ये चाइनीज़ कंज्यूमर्स के लिए थी। कुछ कल्चरल डिफरेंसेस थे, लेकिन इंटरनेशनल टिकटॉक और चाइनीज़ वर्जन में एक और चीज़ कॉमन थी, वो थी पावरफुल एल्गोरिथम। यूनिक ऐप थी। इसमें ना तो आपको किसी को फ्रेंड ऐड करना था, ना ही सब्सक्राइब, और ना ही इसके लिए कोई कम्युनिटी होना ज़रूरी थी। यहाँ तक कि कुछ सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। वीडियोस पे स्टे करना, उसे स्वाइप करना, लाइक करना, जिससे एल्गोरिथम बेहतर से बेहतर होता जाएगा और ये समझ आएगा कि कौन सी वीडियो आपको दिखानी है और कौन सी नहीं। और क्योंकि कुछ ही मिनट में आप बहुत सी वीडियोस को देख सकते हैं, तो ये एल्गोरिथम को डाटा देता है कि आप कैसी वीडियोस पसंद करते रहें और कैसी पसंद नहीं करेंगे, और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप इसके एडिक्टिव होते जाते हैं। आप एक ही सेशन में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देख सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में यूट्यूब पे ये काम करना इंतहाई मुश्किल था। इस तरह से हमारा ब्रेन टोटली रैंडम वीडियोस को देखना शुरू हो गया।
बायडांस जानता था जितना मर्जी एडिक्टिव एल्गोरिथम बना लें, जब तक क्रिएटर्स वीडियो नहीं बनाएंगे कोई भी वीडियो नहीं देखेगा और इस तरह से एल्गोरिथम यूजलेस हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने 5 पार्ट प्लान बनाया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करना था। स्टेप 1, लोअर द बैरियर टू एंट्री। बायडांस जानता था सोशल मीडिया पे एंट्री अब बहुत मुश्किल हो गई है। एक अच्छी सेल्फी और सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं, आपको एडिटेबल सॉफ्टवेयर, थंबनेल्स और बहुत कुछ आना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से क्रिएटर स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। सो बायडांस ने वीडियो पोस्टिंग बहुत आसान कर दी, जिससे टिकटॉक में ही एडिटिंग फंक्शंस एंड म्यूजिक ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, जिससे क्रिएटर्स का ये मसला तो हल हो गया। स्टेप 2, चैलेंजेस। बायडांस जानता था कि अगर ऐप में चैलेंजेस ऐड कर देंगे तो ये बहुत आसान होगा कि सब उस चैलेंज को रेप्लिकेट करें और उन्हें खुद से क्रिएटिव कंटेंट बनाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, और वो सिर्फ चैलेंज पूरा करते रहेंगे और कंटेंट जनरेट होता रहेगा। स्टेप 3, मेक देम फेमस। हमेशा से डिबेट चल रही है कि यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फेमस होना बहुत मुश्किल है, जबकि टिकटॉक में ये बहुत आसान है। बायडांस जान गया कि क्रिएटर को फेमस करने से दूसरे क्रिएटर्स भी इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे और इसी तरह से बहुत से यूजर्स टिकटॉक पे आने लगेंगे। लेकिन फिर टिकटॉक को एक प्रॉब्लम आई। टिकटॉक पे आने का बैरियर जितना लो था, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बहुत लो हो गया। इसी वजह से स्टेप 4 आया, टॉप इन्फ्लुएंसर को पे करना। बायडांस ने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हाई फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को मैसेज किया और उन्हें टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए पे किया, क्योंकि टिकटॉक वीडियोस बनाने पर उनके फॉलोअर्स भी वहां आ जाते थे। जब हायर क्वालिटी कंटेंट आ गया तो उन्होंने एल्गोरिथम को ऐसे डिज़ाइन किया कि वो वीडियोस वायरल हो जाएं, जिससे लोगों में ये परसेप्शन आए कि टिकटॉक पे कंटेंट बहुत अच्छा है। स्टेप 5, नर्चर रिलेशनशिप। बायडांस ने टॉप इन्फ्लुएंसर्स के मैनेजर से कांटेक्ट किया और उनको हर तरह से हेल्प की ताकि वो इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक पे पोस्ट करते रहें। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए डॉइन वायरल हो गई और चाइना में सक्सेसफुल होगी। बहुत सी कंपनीज ने इसे कॉपी करने की कोशिश भी की, लेकिन याद रखें जितना ज़्यादा आप बायडांस को यूज़ करते रहें उतना ही एल्गोरिथम आपको जान जाता था, जिससे आपको बेहतर कंटेंट सजेशन होती और आप यही ऐप बार बार यूज़ करते, जिससे एक ना ख़त्म होने वाला साइकिल बन जाता था और आप यही ऐप इस्तेमाल करते रहते। 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल वर्जन ऑफ टिकटॉक लॉन्च कर दी, लेकिन उस टाइम पे ज़ैंग यिमिंग भी नहीं जानता था कि अब कैसा जुनून शुरू होने वाला है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूँ। आप एक चाइनीज ऐप हैं जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर हैं। अब आप पूरी दुनिया में खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बिगेस्ट टेक जायंट्स को बीट करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे? ऑप्शन ए, अपनी कंपीटिंग कंपनीज जैसे कि फेसबुक एंड यूट्यूब के टॉप एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा सैलरी देकर हायर कर लेना। ऑप्शन बी, फेसबुक एंड यूट्यूब के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को पे करना ताकि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं। ऑप्शन सी, फेसबुक एंड यूट्यूब पे $1 बिलियन की एड रन करें ताकि उनके यूजर्स टिकटॉक पे आएं। खैर, बायडांस ने ये तीनों काम किए। टिकटॉक ने टेक जायंट्स के टॉप एम्प्लॉयज को हायर किया, उनके इन्फ्लुएंसर्स को पे किया, साथ ही साथ में उनके प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट भी की, जिनसे यूजर्स यहाँ स्विच हुए। बायडांस ने एक बहुत जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज की जिसने उनकी कॉस्ट कम होगी। बायडांस ने टिकटॉक वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करने का ऑप्शन दिया, जो कि उस टाइम पे बड़ा अजीब था कि कोई ऐप अपना कंटेंट अपने कंपेटिटर्स को क्यों देगी। इट्स वेरी सिंपल। जब भी कोई टिकटॉक दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर होती थी तो उसमें टिकटॉक का वाटरमार्क नजर आता था, जो कि ऐप की फ्री पब्लिसिटी थी। इसके अलावा टिकटॉक पे वीडियोस बनाना बहुत आसान था, जिससे क्रिएटर्स रैपिडली कंटेंट क्रिएट करते और अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते, जिससे इनके लिए फ्री मार्केटिंग होती। टिकटॉक टीम जानती थी कि बार बार टिकटॉक वाटरमार्क देखने के बाद यूजर ये ऐप इंस्टॉल जरूर करेंगे, लेकिन टिकटॉक ने इस फ्री प्रमोशन पे ही रिलाई नहीं किया, इसके साथ पेड प्रमोशन भी की। अब पेड कैंपेन के लिए बहुत सी कंपनीज एक्टर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स,
कंसल्टेंट्स एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को हायर करती है, लेकिन टिकटॉक ने ऐसा ना किया, बल्कि उन्होंने यूजर्स की टिकटॉक पे अपलोड की हुई वीडियोस को एज अ एड्स यूज किया। टिकटॉक के टर्म्स एंड कंडीशन ये करना अलाउ करता था, जिससे उनके बहुत से पैसे बचे। इससे जितना भी पैसा बचा वो सब उन्हें एड्स पे लगा दिया, जिसका मतलब और यूजर्स आएंगे। इसके अलावा इन एड्स को उन कंट्रीज में यूज किया गया जहां बहुत लो सीपीएम था। इससे ऐप के डाउनलोड बढ़े। ऐप के डाउनलोड्स बढ़ने से ऐप ट्रेंडिंग में टॉप पर आ गई और यूजर्स बढ़ना शुरू हो गए। इसके बाद टिकटॉक ने अदर प्लेटफॉर्म्स के इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना शुरू कर दिया और उन्हें टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करने के लिए कैश पेमेंट्स पे की। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग टिकटॉक ने एक अननेम्ड इन्फ्लुएंसर को $1 मिलियन पे किया जस्ट टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करने के लिए। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखें सेलिब्रिटीज़ के आने से टिकटॉक ने बहुत से यूज़र्स और एडवर्टाइजर्स को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया। इसके साथ साथ बहुत से इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में आए, जिन्होंने इस कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया और कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर एड पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो डेली का $3 मिलियन सिर्फ एड पे स्पेंड करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी एआई एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को एक्वायर कर लिया। खैर, टिकटॉक की सबसे बड़ी एक्विजिशन म्यूजिकली थी, जो कि टिकटॉक के बहुत सिमिलर थी। स्पेशली ये ऐप भी सॉन्ग्स एंड म्यूजिक पे लिप सिंकिंग का ऑप्शन देती थी। म्यूजिकली यूएसए में यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर थी। इस एक्विजिशन ने टिकटॉक के पास बहुत से यूजर्स का डाटा दे दिया और टिकटॉक ने म्यूजिकली को टिकटॉक में ही मर्ज कर दिया और उन यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था कि एक दिन टिकटॉक के ऑफिस में एक ऐसा काम हुआ जिसने सबको एक्साइटेड करके रख दिया। किसी ने ऊंची आवाज में शाउट किया, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है। यह बहुत बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि आर्नल्ड को पे नहीं किया जा रहा था और ना ही टिकटॉक ने उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसने सिर्फ ऐप के बारे में सुना था और उसे ये ऐप अच्छी लगी थी। इस तरह से टिकटॉक की फ्री पब्लिसिटी जनरेट हुई। इसका मतलब था कि टिकटॉक अब इस पॉइंट पे पहुंच रहा था कि उन्हें स्टार्स को बहुत ज़्यादा पे नहीं करना था, बल्कि अब वो खुद से ज्वाइन कर रहे थे। इन सब मार्केटिंग कैंपेन्स के बावजूद टिकटॉक की सडन ग्रोथ एक ऐसी वजह से थी जो कि बाइडेंस के कंट्रोल में भी नहीं थी, और वो था कोविड-19 के टाइम पे सब घरों में लॉक्ड होकर रह गए, जिससे लोगों के पास करने को कुछ नहीं था और टिकटॉक एक गो टू ऐप बन गई। यहाँ तक कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को भी टिकटॉक ज्वाइन करवाई और बहुत से चैलेंजेस एक साथ करना शुरू कर दिए। टिकटॉक की ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पेंडेमिक में एक एवरेज यूजर टिकटॉक को एक दिन में 8 दफा ओपन करता था और टिकटॉक एक टॉप ऐप बन चुकी थी। टिकटॉक की सक्सेस के बाद बिग टेक जायंट्स को भी पता चल गया कि टिकटॉक उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। यही वजह है कि ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया ऐप ने एक सर्विस लॉन्च कर दी जो कि टिकटॉक ही थी। इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दी, फेसबुक ने लासा लॉन्च कर दिया, स्नैपचैट ने स्पॉटलाइट लॉन्च कर दी और यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन ये बहुत लेट था क्योंकि इस टाइम तक टिकटॉक $बिलियन कंपनी बन चुकी थी। उस टाइम पे टिकटॉक पे शो होने वाली ऐड एक नॉर्मल वीडियो की तरह ही नजर आती थी, बस उस पे छोटा सा ऐड का सिंबल आ जाता। इसी तरह बहुत से लोग इसे नॉर्मल वीडियो की तरह देखते और वीडियो से एंगेज हो जाते। टिकटॉक के इन फीचर्स ने एडवर्टाइजर्स को बहुत अट्रैक्ट किया और इस पे टिकटॉकर ने उनसे कंपैरेटिवली हायर अमाउंट भी चार्ज की, क्योंकि टिकटॉक के पास हर पर्सन का डाटा था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, तो एड्स को बेस्ट टारगेट किया जा सकता था। इसके साथ साथ टिकटॉक ने क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए मार्केट प्लेस बना दी, जिससे ब्रांड्स टिकटॉकर के साथ डील करते और अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करवाते। ये सबके लिए विन 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 सिचुएशन थी। क्रिएटर्स को पैसे कमाने का मौका मिल गया, एडवर्टाइजर्स अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्रिएटर्स को ढूंढ के अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवा सकते थे। तीसरा, टिकटॉकर्स स्पॉन्सर्ड ऐप ब्रांड चैलेंजेस को भी अर्निंग सोर्स बनाए थे, जैसे कि सैमसंग ने टिकटॉक के साथ कोलैबोरेट किया और वीडियो स्नैप चैलेंज लॉन्च किया। इसमें आप 3 इमेजेस करके उसे एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते थे। मज़े की बात तो ये है कि ये फीचर सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S21 में था, जिससे सैमसंग की प्रमोशन एंड सेल इंक्रीज हुई।
यानी टिकटॉक ने यूजर के लिए मुश्किल कर दिया था कि कौन सा कंटेंट एडवर्टाइजमेंट है, जिसने एडवर्टाइजमेंट को बहुत अट्रैक्ट किया। इसके साथ साथ टिकटॉक ने लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट की, जो कि टिकटॉक के चाइनीज वर्जन से इंस्पायर्ड थी, जहां लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूअर्स कंटेंट क्रिएटर्स को पे भी करते हैं। इसके साथ साथ चाइनीज वर्जन ऑफ टिकटॉक ई कॉमर्स इंडस्ट्री को भी चेंज कर रही है। चाइनीज टिकटॉक वर्जन एक दिन में $30 मिलियन की सेल कर रहा है। वो वक्त दूर नहीं कि जैसे टिकटॉक ने सोशल मीडिया टैक्स फेसबुक एंड यूट्यूब को बीट किया, वो बहुत जल्द अमेज़न को बीट करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ये फीचर्स चाइना में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फीचर्स बहुत जल्दी इंटरनेशनल वर्जन ऑफ टिकटॉक में भी आ जाएंगे। खास तौर पे जबकि बाइटडांस ने बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे कि वॉलमार्ट एंड लॉरियल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसके साथ साथ वो चाइना में फूड डिलीवरी फीचर्स का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिसे एक बात तो क्लियर है कि वो अपने बिलियन ऑफ यूजर्स को मोनेटाइज करने के नए नए मेथड ढूंढ रहे हैं। और जो बिलियन ऑफ डॉलर्स वो कमा रहे हैं, ये जस्ट टिकटॉक की बिगनिंग है। वो किसी भी कंपीटिंग ऐप से कोई 100 गुना ज़्यादा कमाने की सलाहियत रखते हैं।